गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम कौशल राज है और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। आज मैं आपको इतिहास के विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ। देखिए, बचपन से हम लोग इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इतिहास सब जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, हमें दो बातें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। एक कन्फ्यूज़न और दूसरा टेंशन। इसके पीछे कारण भी है। कारण यह है कि बचपन से हमको इसी तरह से सिखाया गया है कि डेट याद करना है, राजा की लड़ाइयाँ, कौन कौन से लड़ाई लड़ी, इन तमाम चीज़ों की जानकारी है जो बचपन से क्वेश्चन भी पूछे जाते थे परीक्षाओं में भी, इसलिए हम तमाम चीज़ों को उसी ढंग से पढ़ते आए। लेकिन आज समय बदल चुका है, आज डिजिटल युग आ गया है। डिजिटल युग में आपको सारे इन्फॉर्मेशन चुटकियों में मिल जाते हैं, लेकिन क्या हर व्यक्ति डिजिटलाइज हो पाया? नहीं हो पाया, अभी समय लगेगा। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना है कि इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है। इतिहास हमें यह बतलाता है कि हमारा समाज कैसा था, हमारी संस्कृति कैसी थी, हमारी सभ्यता कैसी थी, हमारे भारतवर्ष का या विश्व का जो लोग थे उनका रूप रंग कैसा था, उनका संस्कृति सभ्यता कैसा था। तो इन तमाम चीज़ों की जब जानकारी आपको मिलेगी तो आपको समझ में आने लगेगा और वो सब्जेक्ट विषय जो है ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जब चीज़ इंटरेस्टिंग हो जाता है तो हमको बहुत अच्छा लगने लगता है। तब तक हम चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं जब तक वो चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं रहती है। जैसे इन चीज़ों में इंटरेस्ट थोड़ा सा भर जाता है तो आपको मन लगने लगता है। आप देखते होंगे जब फिल्म देखने जाते हैं तब तो मन लगता है, आप टीवी बैठते हैं देखने के लिए, सीरियल देखने बैठने के लिए आपको मन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट रहता है, ठीक है ना। लेकिन विषय वस्तु को पढ़ते ही हमें कई तरह की समस्याएँ याद आने लगती हैं, कई तरह की समस्याएं होने लगती है। लगता है हमको याद करना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। लेकिन ये ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत चीज़ है दोस्तों। अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता, सफलता प्राप्त करने में कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आपको इतिहास के विषय में बताते हैं। इतिहास हम सब जानते हैं, इतिहास दो शब्दों से बना हुआ है। इति का मतलब होता है बीती और हास का मतलब होता है कहानी, अर्थात बीती हुई कहानी को दोहराना ही इतिहास है। समझ रहे हैं? अब देखिए, जब इतिहास की प्रारंभ हुई तो कहाँ से हुई? सबसे पहले हमको उसको जानना होगा, क्योंकि देखिए जब शुरू से लेकर अगर अंत तक किसी चीज़ को हम जानते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। उसमें बीच में कितनी सारी घटनाएं हुई, क्या क्या चीज़ हमको सब याद रहता है। लेकिन अगर बीच बीच में से पढ़िएगा, शुरू में पढ़िएगा, लास्ट में छोड़ दीजिएगा, लास्ट वाला पढ़िएगा, शुरू वाला छोड़ दीजिएगा, बीच में पढ़िए, तो इस तरह से आपका हौच पौच स्टडी हो जाएगा। इसलिए सही ढंग से पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, एक एक चीज़ को जानना होगा। जैसे बोलते हैं ना A to Z जानकारी, A to Z, शुरू से लेकर अंत तक। जब आप इस चीज़ को जान जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत फायदा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलते हैं सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग प्री हिस्टोरिक एज भी कहते हैं। क्यों इसे प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज कहा जाता है? क्योंकि इस समय में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे, ठीक है। दूसरा काल मेरा शुरू होता है आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है, या आद ऐतिहासिक काल मतलब प्रो हिस्टोरिक एज, या उस काल को कहा जाता है जिस काल में लिखित साक्ष्य तो मिले थे लेकिन पढ़ा नहीं जा सका था, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक एज, ये उस एज को कहा जाता है, उस काल को कहा जाता है जहाँ पर लिखित साक्ष्य भी मिले और उसे पढ़ा भी जा सका, ठीक है। लेकिन इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए ज़्यादा समय नहीं देना, इन तीनों चीज़ों को समझने में ज़्यादा समय नहीं देना है। क्यों? क्योंकि इसमें से दो चार प्रश्न ही रहते हैं जो बेसिकली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक आध दो क्वेश्चन आपको रेलवे बैंक, SSC इत्यादि में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देखिए, प्रागैतिहासिक काल जो था वो 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व काल तक के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, और 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व काल तक के काल को आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है, यानी प्रो हिस्टोरिक एज कहा जाता है। और ऐतिहासिक काल जो है 3500 BC से लेकर 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि जब इतिहास की शुरुआत हुई तो 3 कालखंडों में इसको विभाजित कर दिया गया था। पहला था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आद ऐतिहासिक काल और तीसरा था ऐतिहासिक काल। अब इस ऐतिहासिक काल को जहाँ से हमको लिखित साक्ष्य मिला और जहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू किए, यहीं से असली इतिहास यानी भारतीय इतिहास को हम समझ सकते हैं। क्योंकि इतिहास में तो आपको बहुत सारा इतिहास हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, विश्व का भी इतिहास हो जाएगा, भारत का भी इतिहास हो जाएगा। लेकिन आज हम आपको भारतीय इतिहास के विषय में अब बताएंगे
ठीक है, कि ऐतिहासिक काल में रहेंगे, भारतीय इतिहास के विषय में आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने इतिहास को, मानव जीवन की कहानी को समझ लिया कि मानव जीवन की कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास। जब भारत के इतिहास की बात होती है तो आपको इसको 3 भाग में बांट देना है। भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटना है? 3 भाग में। पहला है प्राचीन भारत, जिसको हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। मध्यकालीन भारत को मेडाइवल हिस्ट्री कहा जाता है इंग्लिश में, और आधुनिक भारत को मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। ये 3 हिस्ट्री है। यहाँ पर अभी हम लोग हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। तो प्राचीन भारत की इतिहास में पहला पार्ट जो स्टार्ट होता है, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि कितनी पुरानी सभ्यता है। हमारे देश में ही नहीं, विश्व में कई सभ्यताएं हैं जो इसके समकक्ष या इससे पहले विकसित हुई हैं। मिस्र की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, और कई ऐसी सभ्यताएं विकसित। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे, या सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत के इतिहास का एक पहला लेसन आप इसे कह सकते हैं। देखिए, हमारी जितनी भी नदी सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो सभी है जो मूलतः नदियों के किनारे विकसित हुई है। जैसे आप देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया है जो कहाँ स्टार्ट हुआ था? दजला फुरात नदी घाटी की सभ्यता थी। यानी कि दजला फुरात नदी के किनारे यह विकसित हुई सभ्यता। उसके बाद है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता है जो नील नदी घाट के किनारे विकसित हुई। चीन की सभ्यता हांगहो नदी के किनारे विकसित हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि विश्व की जितनी भी पुरानी सभ्यताएं थी वो सभी किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। हम लोग कहते भी हैं कि जल ही जीवन है, यानी यहाँ पर का जो भी जीवन था वो सब जल के किनारे यानी नदी के किनारे शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। अब हम चलते हैं कहाँ? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में हमको जानना है कि ये सबसे पहले कैसे आया, हम लोग इसकी कैसे इसको जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है, कैसे पता चला? तो देखिए, कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाने का कार्यक्रम चल रहा था। अब देख, जितना पढ़ते जाइएगा उतना आप अंदर घुसते चले जाइएगा, लेकिन आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। जब समझ जाएंगे चीज़ों को, जब आप होता है ना कि अगर आप घर में बैठे हुए हैं, आपको सब चीज़ आपको मालूम रहता है कि मेरा घर में ये सामान है, वो सामान है, कहाँ पर क्या है, तो आपको आराम से सब पता चल जाता है। ठीक उसी तरह से है, जब आप इतिहास के सभी चीज़ों को, लेसन को एक एक करके आप जब सब समझ जाइएगा कि कहाँ पर क्या हुआ था, कहाँ पर प्राचीन भारत में क्या क्या घटनाएं हुई थी, मध्यकालीन भारत में क्या क्या घटनाएं हुई थी, आधुनिक भारत में क्या क्या घटनाएं हुई थी, तब आपको चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी। अब सबसे पहले देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जो हम बात करने जा रहे हैं, तो इसको कैसे पता चला, आखिर इस सभ्यता का पता चला कैसे? रेलवे लाइन बिछाने के दौरान इस सभ्यता का पता चला। जब कराची से लाहौर के बीच में जब रेलवे लाइन बिछाने का कार्यक्रम चल रहा था, तो उसी समय इस सभ्यता का पता चला। यह सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, लेकिन इसके प्रारंभिक जो अवशेष मिले थे वो हड़प्पा नामक स्थान से मिले थे, इसलिए इसे कभी कभी हड़प्पा सभ्यता या सिंध नदी घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज 1921 में की थी। बाद में इसकी खुदाई हुई, ठीक है, और अन्य जगहों का पता चला। इसके बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी ने खोज की। अब ये होता है कि यहाँ पर जो खोज हुआ था वो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, और यहाँ पर है जो मोहनजोदाड़ो नामक 2 सिंध सभ्यता के प्रारंभिक नगर की खुदाई हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आज ये दोनों स्थान है जो पाकिस्तान में स्थित है। नहीं रुका रहा, यह खोज काफ़ी लंबे समय तक जारी रहा, और देश के अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे ये भारत के अलावा उस समय तो सब एक था, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सबको ऐसा बंटवारा नहीं था, सब एक जैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते थे। तो उस समय सिंध घाटी के सभ्यता के, सिंध घाटी के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों पर कई चीज़ें मिलना शुरू हुई, लेकिन प्रारंभिक 2 नगरों की खोज है जो इन्हीं 2 व्यक्तियों के द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा और राखाल दास बनर्जी के द्वारा। अब इसको आपने खोज देख लिया कि कैसे हुआ, किसने किया। एक सवाल आपसे ये प्रश्न है जो पूछे भी जाते हैं परीक्षा में। अब आता है इसका विस्तार, इस सभ्यता का विस्तार कितना दूर तक है। तब जब विस्तार की बात करते हैं तो हमको 4 डायरेक्शन लेना होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लेना पड़ेगा। तो ये उत्तर में मांडा जो अखनूर डिस्ट्रिक्ट अभी जम्मू कश्मीर में है, वहाँ से लेकर यह दक्षिण में दैमाबाद तक फैला हुआ था। दैमाबाद अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा जगह है, और ये महाराष्ट्र में है। और पूरब से पश्चिम यानी कि पूरब में आलमगीरपुर जो अभी मेरठ में है, ठीक है ना, यूपी में मेरठ में ये जगह है, वो आलमगीरपुर से लेकर सुतकांगेडोर तक फैला हुआ था। सुतकांगेडोर यानी कि बलूचिस्तान तक फैला हुआ था।
अब पूरब से पश्चिम इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसमें आपको इतना ही जानना है। अब सब नेक्स्ट सवाल हम लोग जानेंगे कि तिथि, आखिर इस सभ्यता के तिथियों के विषय में क्या जानकारी है। तो अलग अलग इतिहासकारों ने इसके तिथि के संदर्भ में अलग अलग बातें कही हैं, लेकिन आपको 2 तिथि याद रखना है जो मूलतः एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पहला है जॉन मार्शल के अनुसार और दूसरा है C14 यानी जिसको कार्बन डेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा। तो जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का जो तिथि निर्धारित किया है वो 3250 से लेकर 2750 BC तक है, और जबकि C14 कार्बन विधि के द्वारा इसका जो कार्यकाल निकाला गया है वो सभ्यता का जो काल है वो 2500 से 1750 BC तक निकाला गया। ये था तिथि। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, इस चौथा पॉइंट है स्थल परिचय। यानी कि जब हम पहले ही बता चुके हैं, जब इस सभ्यता की जब खुदाई होने लगी तो अलग अलग जगहों पर इस सिंधु सभ्यता स्थल के अलग अलग जगहों पर कई सारी चीजें मिलनी शुरू हुई। ये सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक सीमित नहीं रहा है, चूंकि इसके प्रारंभिक स्थल जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत जगहों पर भी मिले, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो भारत में ही पाया गया। अब हम उसके विषय में जानेंगे कि ये स्थल परिचय के विषय में जानेंगे तो कहाँ कहाँ क्या क्या चीज मिला उसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्थल परिचय में अब आपको देखिए हमको क्या करना है। ये जितना भी है, हड़प्पा है तो हड़प्पा कहाँ मिला था, वो रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो कहाँ था, वो सिंधु नदी के किनारे था। कालीबंगा कहाँ था, वो घग्गर नदी के किनारे था। सुतकांगेडोर कहाँ था, वो दासक नदी के किनारे था। आलमगीरपुर कहाँ था, वो हिंडन नदी के किनारे था। यही तमाम कई छोटे बड़े जगह हैं जो सिंधु स्थल के प्राप्त हुए, जो भारत में सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए, और इसके अलावा कुछ अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान, अभी का जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है उस जगह पर प्राप्त हुए। धीरे धीरे यह सभ्यता के विषय में अन्य जानकारियाँ मिलती चली गई और आज लगभग 1400 से ज़्यादा जगहों पर इनके अवशेष मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आज भी खोज जारी है, क्योंकि बोलते हैं इतिहासकार मरते हैं, इतिहास नहीं मरता है। ठीक है, तो इतिहास कभी भी मरता नहीं है। ठीक है, और आज भी उन चीज़ों को जानकारी हमको मिलेगा, लेकिन बाद में यह सभ्यता है जो धीरे धीरे अंत हुई। अंत के विषय में भी कुछ लोगों ने कहा बाढ़ के आने से इस सभ्यता का अंत हुआ, कुछ लोगों ने बताया कि बाहरी लोगों के आक्रमण से हुआ, और इस सभ्यता का इस तरह से अंत हो जाता है। और अगली सभ्यता, इस सभ्यता के खत्म होने के बाद वैदिक सभ्यता शुरू होती है, और वैदिक सभ्यता के विषय में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फ्रेंड्स, तो इन चीज़ों को समझने में अगर आपको कहीं दिक्कत हुई होगी तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बता सकते हैं।